ऑफ यू पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई प्रेस रिलीज का। और ये प्रेस रिलीज बात करती है साउथ एशिया के बारे में। साउथ एशिया यानी दक्षिणी एशिया, और दक्षिणी एशिया में जो देश आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देश हैं। और ये जो प्रेस रिलीज है इसमें बेसिकली डिस्कस किया गया है कि जो हमारा दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया में किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका सही से मैनेजमेंट ना होने की वजह से किस तरह से फार्मर्स की इनकम पे प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले बात करते हैं हम। अ, अगर हम साउथ एशिया की बात करें और इसमें सबसे बड़ा देश जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन के बेसिस पे हम बात करें, चाहे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ यूथ्स के बारे में, तो जो हमारे यूथ्स हैं, जो हमारे नए युवा बच्चे हैं, इनकी संख्या जो है हर साल मिलियंस ऑफ द यूथ्स जो हैं वो वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं। वो एक वर्क वर्क के मार्केट में यानी जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आकर पहुंचते हैं। लेकिन इन सबको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है कभी मिल नहीं पाता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो बेरोजगार रह जाते हैं। और क्योंकि अभी हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो हमारा सेवा क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर है, वो मैक्सिमम यूथ को एम्प्लॉयमेंट करने में भी उतना ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है। अब इस रीजन में और खासकर इंडिया में अगर हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, एरिया बन सकता है, वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में वैसे भी सबसे ज्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर प्रोडक्शन का रेट है यानी कि जो इनकम की ग्रोथ है वो कंपेरेटिवली कम है। तो नंबर ऑफ जो पीपुल्स हैं जो एम्प्लॉयड हैं इसमें, उनकी संख्या तो काफी ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि पैसे कम मिलते हैं। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडिया में खासकर एग्रीकल्चर के बारे में अगर कहें तो सरप्लस एग्रीकल्चर है। प्रोडक्शन जो है, एक जमाना होता था जब हम कहते थे कि शिप टू माउथ, यानी कि अमेरिका से PL 480 जो हमारा समझौता हुआ था उसके तहत शिप्स आते थे फ्रूट ग्रेन से लदे हुए, इंडिया के पोर्ट्स पर उतरते थे और सीधे PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए वो पूरे इंडिया में फैल जाता था खाना। अब स्थिति यह है कि हमारे यहाँ सरप्लस फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है। इतना ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है कि अनाज के गोदाम भरे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा मटेरियल पैदा हो रहा है। और इस वजह से बहुत सारा फूड ग्रेन है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका बहुत सारी मात्रा में वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उनका यूज इस रीजन के लोग या विश्व के लोग नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो रहा है लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है लोगों तक पहुंच नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका वेस्टेज हो रहा है। और कभी कभी प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाता है, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ था कि महाराष्ट्र में प्याज के रेट, जो प्याज के दाम है वो 1 रुपया 20 पैसा पर किलो इतना कम हो गया था कि किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यानी कि किसान को मंडी तक प्याज पहुंचाने में 10,000 रुपए का उसका खर्चा पहुंचे लगा। पूरा प्रोडक्शन उसका लाखों रुपए में हुआ और उसकी जो कीमत जो उसे मिल रही थी वो 1 से 2 हजार रुपए मिल रही थी। कुछ केसेस में तो ऐसा दिखाई पड़ा कि किसानों ने मंडी में जाने के बाद जब सारा हिसाब लगाया तो एक किसान को तो उसमें मंडी को वापस 120 रुपए वापस करने पड़े। यानी कि मंडी का सारे खर्चे निकालने के बाद किसान का पैसा मिलना तो दूर, उसको वापस मंडी को पैसा देना पड़ा। और इस वजह से महाराष्ट्र में बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ। सोचिए 1 रुपया 20 पैसा की कीमत में जो प्याज है वो बिक रहा था, जबकि ये प्याज इतना ज्यादा कीमती है प्रोडक्ट है कि अगर इसका हम कह सकते हैं, इसका अगर हम प्याज का पाउडर, ऑनियन पाउडर की बात करें, किसान का जो प्याज है वो 1 रुपया 20 पैसा पर केजी के हिसाब से बिक रहा है, जबकि ओनियन पाउडर जो है इसी प्याज से बनता है। इसको सुखा के इसको पीस के बनाया जाता है, उसकी कीमत 450 से 500 किलोग्राम, 500 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो आप सोचिए कितना वेरिएशन है। हमने जरा सी उसकी प्रोसेसिंग कर दी प्याज की और उसके बाद उसके प्राइसेस देखिए कि कितना ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाते हैं। तो किसानों के को ये प्याज फेंकनी क्यों पड़ी? प्याज के फेंकने के पीछे रीजन ये था कि उनके पास ये फूड की प्रोसेसिंग करने की क्षमता नहीं थी, मशीनें नहीं थी, स्किल्स नहीं थे। और इस तरह से भारत में अगर हम कहें तो हमारी प्रॉब्लम जो है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर उतने बड़े स्तर पर कहें वो नहीं है। हमारे भारत में जो प्रॉब्लम है वो मुख्य रूप से जो है इस तरह के फूड की प्रोसेसिंग ना कर पाना है। जैसे कि बहुत सारे चिप्स वगैरह हैं जिसमें ये ऑनियन पाउडर लगता है, दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर ऑनियन पाउडर लगता है फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे। वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह के पाउडर की बहुत ज्यादा की मांग है। और फिर भी
भारत में किसानों को ये अनियन डंप करनी पड़ी। अब इसमें अगर हम देखें कि अगर हम एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग जो हमारा सेक्टर है उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट ला सकें कि नंबर ऑफ वेयर हाउसेज ज्यादा बढ़ सकें, कोल्ड स्टोरेज चेन्स हम बढ़ा सकें, ऐसे एरिया में जहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या एग्रो इंडस्ट्रीज की स्थापना कर सके, तो इन इंडस्ट्रीज से जो हमारा वेस्टेज फूड हो रहा है, जो बहुत सारा खाना जो है वो बेकार चला जा रहा है, उस खाने की तो बचत होगी ही, साथ ही जो हमारा यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर मर्ज हो सकता है और वो भी एक स्किलफुल तरीके से, एक कह सकते हैं रेस्पेक्टफुल तरीके से अपनी अर्निंग कर सकता है, और साथ ही साथ किसान जो है उसको भी फायदा होगा। तो यही जो सारी चीजें हैं वो इस प्रेस रिलीज में उसके बारे में बात की गई है डिटेल में। एक अभी एक मीटिंग हुई थी और अहमदाबाद गुजरात में, वहां पर जो है इसके बारे में बात हुई है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारी वो प्रेस रिलीज जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने सैपलिंग हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात की कि अगर हम चाहें और सही से इन्वेस्टमेंट हो, पॉलिसी ठीक ढंग से अपनाई जाए, तो मिलियंस ऑफ जॉब जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं और बिलियंस जो है उनको इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया जा सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अपने साउथ एशिया में। तो ये जो प्रेस रिलीज की जितनी भी चीजें हम लोगों ने पहले ही शॉर्ट में डिस्कस कर रखी हैं। जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, साउथ एशिया की बात हो रही, ध्यान दीजिए इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात नहीं हो रही, साउथ एशिया की बात हो रही। $700 बिलियन का एग्रीकल्चर है, जिसका 43% वर्कफोर्स जो है वो इसके अंदर एम्प्लॉयड है। लेकिन टोटल जो इनकम का केवल 16% ही ये एरिया जनरेट करता है। रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। और जितना भी खाना पैदा होता है, 30%, उस खाने का 30% जो है हर साल वेस्ट हो जाता है। और ये इतना ज्यादा खाना कि 30 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए खाना काफी है। तो सोचिए क्या आयरनी कि इतना ज्यादा खाना पैदा हो रहा है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा, 30 करोड़ एक अच्छी खासी पॉपुलेशन होती, देश की जनसंख्या होती है। तो अब जो ये मीटिंग हुई उसमें क्या कहा, इसके बारे में बात हो रही है नेक्स्ट फेज के बारे में, नेक्स्ट फेज ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। किसमें होगा? फूड प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में, लॉजिस्टिक में, मार्केटिंग में और वैल्यू एडिशन। इन सब चीजों में अगर हम फूड नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो इन्हीं चीजों में हो सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप कहें तो एक तरह से सैचुरेटेड हो गया। कोई भी सेक्टर उसकी एक कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की, और हमारे यहाँ देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए फूड प्राइसेस जो है पहले से कम मात्रा में, उनकी वैल्यू जो है सामान्य से कम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और जब तक ये सारे काम नहीं करेंगे तब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो इससे वैल्यू एडिशन होगा, पैसे बढ़ेंगे, लोगों को, मिलियंस ऑफ द पीपुल्स को प्रोडक्टिव जॉब्स मिलेंगे। फूड का लॉसेस जो है, जो खराब हो जा रहा है, वो जो है हम पहले से रिड्यूस कर सकते हैं। और फार्मर्स की इनकम जो है वो इसकी वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है। अगर 1950-51 की बात करें, ध्यान दीजिए 47 में इंडिया आजाद हुआ, जस्ट 3 साल पहले बात का डाटा है। तब केवल इंडिया में 5 करोड़ टन के आसपास अनाज पैदा होता था। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो 330 मिलियन टन, यानी 33 करोड़ टन के आसपास अनाज जो है, 33 करोड़ मिलियन टन अनाज जो है इस वक्त हमारे देश में पैदा हो रहा है। तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं क्वांटम जंप जो है इंडिया ने एग्रीकल्चरल सेक्टर में अपनाई है। लेकिन जो हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो केवल 9% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यही समस्या की जड़ है। इसी कंट्रीब्यूशन को हमें बढ़ाना है। ठीक है। और ये जो है 13% जो है इंडियन एक्सपोर्ट पे कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सारी चीजें जो कमी है, क्योंकि ये सब एरिया ऐसा है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब जनरेट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसे भी पैदा कर सकता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो हमारा फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है, और जो हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर से संबंधित उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसी पर ये मीटिंग है। तो इसमें कई सारी योजनाएं हैं जो कि आप अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। दूसरी है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, जिसका नाम है PMFME स्कीम, ये भी दूसरी स्कीम है। तीसरी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI स्कीम, बहुत फेमस है फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये 3 स्कीम्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर मेंस। और यह जो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसने इस मीटिंग में जो कि इंक्लूड हुआ था, जो जिसने मीटिंग की है, उसने 2 चीजें डेवलप की हैं यहाँ पे, एग्री कनेक्ट और सैपलिंग। अब ये क्या चीज है एग्री कनेक्ट और सैपलिंग? जाहिर सी बात है इससे कुछ मिलता जुलता होगा। पहले बात कर लेते हैं एग्री कनेक्ट की।
एग्री कनेक्ट एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसका मिशन है कि 30 करोड़ फार्मर्स को मार्केट से कनेक्ट करना अप टू द 2030, 2030 तक 30 करोड़ जो किसान है उनको मार्केट से कनेक्ट करना है। कैसे? बाई इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं होंगी तो कैसे कनेक्ट होंगे, पॉलिसी रिफॉर्म्स, प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन, इन सब तरीकों से जो है किसानों को, 30 करोड़ किसानों को 2030 तक एक मार्केट से कनेक्ट करना है। जितने ज्यादा किसान मार्केट से कनेक्ट होंगे, मार्केट में मार्केट से उनको अच्छे दामों में अपनी फसल बेचने की सुविधा प्राप्त होगी। तो एक तो ये चीज जरूरी है, चाहे हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहें, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करें, चाहे फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए, तो एग्री कनेक्ट एक इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी। दूसरी स्कीम है जिसका नाम है सैपलिंग। और सैपलिंग क्या है? द साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। और यहाँ पर क्या करा जा रहा है, यहाँ सैपलिंग जो ये स्कीम है, इसके जरिए गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, डेवलपमेंट पार्टनर्स और इनोवेटर, इन सबको एक ही मंच पे लाया जा रहा है और इनको आपस में कोऑर्डिनेट करके बहुत सारी चीजें, बेटर चीजें जो है किसानों के लिए उनको करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि इन्वेस्टर क्या काम करेगा? कोल्ड चेन, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो बनवाएगा, वेयर हाउस बनाएगा, लॉजिस्टिक हब बनाएगा। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड का मटेरियल है वो सब हमारे इन्वेस्टर बनाने में हेल्प करेंगे, पैसे चाहिए इनके लिए और इन्वेस्टर इसमें हेल्प करेगा। पॉलिसी मेकर जो गवर्नमेंट है वो फूड प्रोसेसिंग जोन्स बनाने में हेल्प करेंगे, लॉजिस्टिक बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जो भी पॉलिसीज की जरूरत होंगी उनमें हेल्प करेंगे। सिंप्लीफाइंग फूड सेफ्टी नॉर्म्स, सर्टिफिकेशन सिस्टम, ये सारे जो भी लॉ से संबंधित काम है वो हमारे पॉलिसी वाला जो सेक्शन है, पॉलिसी मेकर्स है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाएगी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक जैसे चीजें हैं, उनका भी बड़ा रोल है। वो ब्लेंडेड फाइनेंस मैकेनिज्म को एक्सपेंड करने की कोशिश करें, उस पॉलिसी रिफॉर्म्स को सपोर्ट करें। पॉलिसी तो बना दी कि किसानों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये तीन लोगों की बहुत खासकर जरूरत है। तो इन सब चीजों को जो आपस में जोड़ने के बाद जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है और जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और जो एग्रीकल्चर में लो इनकम की प्रॉब्लम है, उसको 2030 तक अगर ठीक ढंग से काम किया गया तो उसको काफी हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपका डायलॉग था, इसका नाम है अनलॉकिंग वैल्यू, एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में, 9 जून। तो ये था आपका, ये आज का पीआईबी का जो प्रेस रिलीज है, जिसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बताई। और पहली जो चीज आपको फिर से ध्यान दे लीजिएगा, एक तो आपको मिलेगा एग्री कनेक्ट। एग्री कनेक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सैपलिंग। ये दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।